पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो विद्युत फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको आप फाई से डिनोट करते हैं वो क्या होता है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये मान लिया आपका एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने पहले लेक्चर के अंदर, पिछले चैप्टर के पहले लेक्चर में बताया है कि इसका जो पॉइंट होते हैं वो इस सिरे से पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव के ऊपर खत्म होता है। और इसके अंदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड को जिन रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है उन रेखाओं को हम क्या बोल देते हैं? बल रेखाएं, या इनको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए स्टूडेंट, मेन बात क्या है विद्युत फ्लक्स के अंदर की, मान लिया एक सरफेस इसके अंदर एस रखा हुआ है और इस सरफेस का एक छोटा सा मैं टुकड़ा ले लेता हूं जिसको आप क्या बोल रहे हैं? डीएस अल्पांश बोल रहे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो दो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, उन डेफिनेशन को दोनों को आप नोट कर लीजिए। देखिए पहली डेफिनेशन क्या है कि ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कितनी होगी, उनकी संख्या को आप क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोल देते हैं। वापस सुनिएगा कि किसी भी, मान लिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई एक समान रूप से लग रहा है, इसके अंदर मैं यदि क्षेत्रफल या सरफेस एस को रखता हूं तो इस क्षेत्रफल के अल्पांश टुकड़ा, मतलब छोटे से जो टुकड़ा है डीएस, उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, ये लाइनें कितनी निकल रही है, उनकी संख्या को आप क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी स्थान पर क्षेत्रफल अल्पांश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कोमा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है तथा विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है। फाई से। अब देखिए इसकी एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि किसी भी क्षेत्रफल अल्पांश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसको आप क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने इसकी थ्योरेटिकल बात तो दे दी, लेकिन अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथ के बिना फिजिक्स के अंदर कोई भी टॉपिक नहीं चल पाता है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला होगा उसको आप क्या बोलेंगे? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? ई डॉट डी एस। एक एक टर्म के आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में इसका फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं। देखिए ये जो टर्म है ये आपको क्या बताती है? डी तो बताता है फ्लक्स को, और सॉरी जो एफ आई है वो बताता है फ्लक्स को, और जो डी बताता है वो बताता है अल्पांश को। छोटा सा टुकड़ा है फ्लक्स का, किसके कारण उत्पन्न हुआ है? जो हमने एरिया लिया है, सरफेस लिया है छोटा, उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? अल्पांश के रूप में होगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स अल्पांश। ये वाला जो साइन है ये किसको बताता है? विद्युत क्षेत्र को बताता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहा है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये किसको बताता है? अदिश को बता रहा है, अदिश गुणनफल को। और ये जो डीएस है ये किसको बताता है? क्षेत्रफल अल्पांश को बता रहा है। ये आपका हो गया क्षेत्रफल अल्पांश। तो देखिए अब आप जब आप इसका फॉर्मूला या इसके फॉर्मूले से आप डेफिनेशन लिखेंगे तो वो आप किस प्रकार लिखेंगे कि आपके पास 4 या 5 प्रकार के वर्ड है, उनको मिला के आपको डेफिनेशन बनानी है। देखिए सबसे पहला क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश डीएस का अदिश गुणनफल बराबर होता है किसके? डी फाई के। डी फाई क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स अल्पांश। तो आपकी डेफिनेशन एकदम इजीली बन जाती है कि किसी भी स्थान पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश डीएस, डॉट का मतलब का अदिश गुणनफल बराबर होता है किसके? विद्युत क्षेत्र या सॉरी विद्युत फ्लक्स के डी फाई के बराबर होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि किसी स्थान पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश डीएस का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है।
विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। वापस देख लीजिए, ये वाला जो डी फाई है ये किसको बता रहा है? अगर फाई होता तो इसको आप क्या बोल देते? विद्युत फ्लक्स बोल देते, परंतु डी आने के कारण क्या हो गया? छोटा सा अल्पांश हो गया, इस कारण इसको आप क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स अल्पांश बराबर होता है किसके? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल अल्पांश डीएस के अदिश गुणनफल के। हमने परिभाषा क्या लिखी? किसी स्थान पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश डीएस का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा विद्युत फ्लक्स के हमेशा। तो इसकी अगर मेरे को देखिए, ये तो था छोटा सा अल्पांश, इस कारण मैंने इस टुकड़े के कारण निकाली थी विद्युत फ्लक्स। अब यदि हमें कह दें कि इस पूरे जो सरफेस है इसके कारण कितना विद्युत फ्लक्स होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए, इसको जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, और ये पूरे के पूरे सरफेस के लिए, और यहाँ पर आप ऐसे इसको भी ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इस डी को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू सरफेस के लिए जो होगा ई डॉट डीएस। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद में हम इसकी दो कंडीशन लेंगे। जब ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो यहाँ पर कोस थीटा आता है, और कोस थीटा की हम दो कंडीशन लेंगे, एक तो थीटा बराबर 0 और एक थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो अब देख लीजिए, मैं इसके आपको दोनों कंडीशन है वो लेके बता देता हूं कि देखिए, जो फाई होता है वो बराबर किसके हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डीएस कोस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कोस थीटा आता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए, इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर कितना हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, तो जो आपका फाई होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई इंटू डीएस। और केस सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा? जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 90 डिग्री। इस कंडीशन में फाई मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोस 90 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। और जब आप वैल्यू इसके अंदर ये पुट करेंगे तो आपकी जो फाई होगी वो आपको क्या मिलेगी? मिनिमम इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? ई डी एस इंटू 0। या आप क्या कह सकते हैं कि जो फाई मिनिमम होगा वो कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे दो एक्सपर्जन थे। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर बात करेंगे कि आवेशों का जो कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है, और उसके बाद में इससे रिलेटेड एक नियम है जिसको आप गाउस का नियम भी बोलते हैं, वो भी हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस लेक्चर से फायदा ले रहे होंगे और अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे, और इस लॉकडाउन के अंदर आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद। यदि आपने हमारे पहले जो चैप्टर है उसके 9 हमने वीडियो अपडेट किए वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।